हर पति पत्नी ये कहानी जरूर सुने। रीमा को एक ही करवट में सोने से परेशानी हो रही थी। दूसरे सिरे पर पति राहुल विपरीत दिशा में चेहरा घुमाए सोया था। अगर वह करवट बदलती तो राहुल से आंख मिल जाने का खतरा था। राहुल भी समझ रहा था कि एक ही करवट में पूरी रात काटना कितना कठिन है, मगर दोनों अपनी अपनी जिद के कारण एक दूसरे से आंखें चुराने के लिए तकलीफ सहने पर विवश थे। ऐसी स्थिति एक दिन का परिणाम नहीं था। दोनों की लड़ाई की शुरुआत पिछले कई महीने पहले हो गई थी। राहुल और रीमा का प्रेम विवाह था। दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती शादी में परिवर्तित हो गई। शादी से पहले रीमा ने बता दिया था कि वह बिहार के किसी भी ट्रेडिशन को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। राहुल रीमा को बहुत चाहता था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन वह बिहारी कल्चर को जरूर स्वीकार कर लेगी। राहुल और रीमा जब कोर्ट मैरिज कर पहली बार बिहार पहुंचे, तब राहुल के परिवार में तरह तरह के चर्चे होने लगे। रीमा मैक्सी पहनने की आदी थी, जो कि राहुल के माता पिता को पसंद नहीं था। रीमा अपने मांग में गाढ़ा सिंदूर लगाने की कल्पना भी नहीं की थी, किंतु सास उसे सिंदूर से मांग भरने को कह रही थी। गांव में बहुएं सलवार सूट नहीं पहनती। इसे रीमा को स्वीकार करना कठिन लग रहा था। सास, ननद और घर के अन्य सदस्य कुछ करने को कहते जो रीमा को पसंद नहीं था। तब वह घूर कर राहुल को देखती। राहुल सर नीचे कर लेता। यहीं से दोनों के मतों में विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल ने इसी में भलाई समझी कि दोनों को जितनी जल्दी हो सके मुंबई लौट चलें। किसी तरह एक हफ्ता गांव में बिताकर दोनों मुंबई लौट आए। राहुल ने सोचा था कि मुंबई लौटने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मगर यह एक हफ्ते का मामला नहीं था। रीमा को पूरे जीवन में अनेकों बार ऐसी विषम स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मुंबई आकर कुछ दिनों में सब सामान्य होने लगा, पर जब भी रीमा बिहार प्रवास को याद करती तो उसका दिमाग खराब हो जाता। वह बिना किसी बात के राहुल से उलझ जाती। राहुल उसे समझाता कि हम दोनों को जीवन भर बाहर ही रहना है। कभी कभी गांव जाने पर कुछ दिनों के लिए उसके घर वालों की बात मान लेने में क्या हर्ज है, जबकि रीमा का मानना था कि पुरुष की तरह महिलाओं में समानता को गांव वाले क्यों स्वीकार नहीं करते। इस तरह दोनों की जिंदगी चलती रही। जब दोनों को गांव जाना पड़ता तो फिर वही हालत हो जाती। गांव से लौटने के बाद कई दिनों तक दोनों की लड़ाई होती रहती। वैसे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रीमा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा था। मसलन अब रीमा को मैक्सी नहीं पहनने के लिए, सिंदूर मांग में लगाने के लिए टोकना नहीं पड़ता था। वह जितने दिन गांव में रहती उतने दिन वह ससुराल वालों की मर्जी के अनुसार रहती, किंतु मुंबई लौटते ही वह राहुल पर फट पड़ती। गांव में जितने दिन रहकर वह सब बर्दाश्त करती, मुंबई लौटते ही सारा उबाल राहुल पर निकाल देती। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। इन 2 वर्षों में राहुल और रीमा के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई थी। बात बात में लड़ाई, बहस और भूखे पेट सोना आम सी बात हो गई थी। एक दिन दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। अंत में दोनों ने बैठकर फैसला किया कि इस तरह घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि दोनों की सहमति से तलाक लेकर अलग हो जाएं। दोनों कोर्ट में सहमति पत्र देकर आज़ाद हो जाएंगे। अगले दिन मालूम हुआ कि गर्मी की छुट्टी के लिए कोर्ट 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया है। अब दोनों को 1 सप्ताह इंतजार करना होगा। चूँकि दोनों में इतनी कड़वाहट बढ़ गई थी कि कोई भी एक दूसरे का चेहरा देखने से बचने की कोशिश करता रहता। फ्लैट 1 रूम और 1 हॉल का था। पहला दिन। पहले राहुल और रीमा साथ साथ ही ऑफिस जाते थे। पहला दिन था जब दोनों अलग अलग ऑफिस गए। शाम को दोनों अलग अलग ही लौटे। रीमा पहले ऑफिस से लौटकर खाना बनाती थी, मगर पहले दिन उसने रसोई की ओर देखा भी नहीं। वह सीधा बेडरूम में चली गई, कपड़े बदले और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगी। राहुल भी अपने कपड़े बदले और ड्राइंग रूम में टीवी देखने बैठ गया। उसे लग रहा था कि रीमा खाना बनाएगी। काफ़ी समय तक जब रीमा कमरे से बाहर नहीं आई तो राहुल ने बेडरूम में झांक कर देखा।
रीमा पलंग के एक किनारे पर सो चुकी थी। राहुल को बुरा लगा। उसने पलंग पर से अपना तकिया और चादर उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। आधी रात को रीमा की नींद खुली तो पलंग पर राहुल को नहीं देखकर कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में देखा। राहुल छोटे से सोफे पर पांव समेटे नींद में सोया था। रीमा ने देखा कि सोफा की लंबाई राहुल के कद से कम थी, इसीलिए राहुल पैर मोड़कर सोया था। रीमा लौटकर अपने पलंग पर सो गई। दूसरा दिन सुबह जब रीमा की नींद खुली तो दिन काफ़ी चढ़ाया था। उसे ऑफिस जाना था। उसने ड्राइंग रूम में देखा, राहुल नहीं था। उसने पूरे घर में तलाश किया मगर राहुल नहीं दिखा। रीमा सोचने लगी कि राहुल इतनी जल्दी तो ऑफिस जाता नहीं, तो कहाँ गया होगा। रीमा ऑफिस के मेन गेट पर ही वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया कि राहुल सर आज पहले ही आ गए। वॉचमैन ने यह भी पूछा कि आप दोनों तो साथ में ही आती हैं, आज अलग क्यों आई। रीमा ने बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। राहुल अपनी टेबल पर काम कर रहा था। रीमा अपने टेबल पर जाकर बैठ गई। पूरे दिन दोनों नज़र बचाकर एक दूसरे को देख लेते थे। कभी कभी दोनों की नज़र मिल जाती तो झिझक जाते। शाम को ऑफिस टाइम समाप्त होने पर दोनों अलग अलग घर पहुंचे। कुछ देर तक रीमा बेडरूम में लैपटॉप पर काम करती रही। राहुल ड्राइंग रूम में टीवी देखता रहा। आज भी घर में खाना नहीं बना। दोनों भूखे सो गए। तीसरा दिन सुबह रीमा जल्दी नींद खुल गई। उसने ड्राइंग रूम में झांका। राहुल अपने हाथों से अपने पैर दबा रहा था। रीमा समझ गई। 2 दिनों से पैर मोड़कर सोने की वजह से राहुल के पैर में दर्द हो रहा था। वह सीधा किचन में गई और चाय बनाने लगी। वह चाय 2 कप में डालकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी, फिर रुक गई। उसने सोचा कि चाय ले जाकर राहुल के हाथ में देगी तो वह समझेगा कि मैं हार गई। उसने चाय का प्याला किचन के प्लेटफॉर्म पर ढककर रख दिया था। रीमा बाथरूम से स्नान करके निकली तो देखा चाय यूं ही प्लेटफॉर्म पर ढका हुआ पड़ा है। उसने ड्राइंग रूम में झांककर देखा, न तो राहुल था न ही उसका ऑफिस बैग। रीमा ने ऑफिस जाने के लिए रिक्शा बैठते ही अपनी कलीग सहेली को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने बताया कि राहुल अपने टेबल पर है। ऑफिस में रीमा राहुल के टेबल के सामने से गुजरी। उसने राहुल की ओर नज़र छुपाकर देखा। वह कोई फाइल देख रहा था। शाम को छुट्टी होने पर रीमा बाहर निकलते हुए राहुल की टेबल की ओर देखा। राहुल वहाँ नहीं था। रात के 12 बज गए थे। राहुल घर पर लौट कर नहीं आया था। रीमा परेशान होकर ड्राइंग रूम में चक्कर लगा रही थी। राहुल कभी भी इतनी रात तक बाहर नहीं रहा था। रीमा ने राहुल के एक दोस्त को फ़ोन करके पूछा, पर उसे राहुल की कोई जानकारी नहीं थी। रात के 2 बज गए। रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। वह ड्राइंग रूम में बैठी थी, तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। वह भागती हुई दरवाजे पर पहुंची तो देखा राहुल मेन गेट में ताला लगा रहा है। रीमा दरवाजे के पास खड़ी रही। राहुल गेट से चलता हुआ दरवाजे पर खड़ी रीमा के पास से गुजरता हुआ एक नज़र रीमा की आंखों में देखा। रीमा का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। राहुल आगे घर के अंदर चला गया। रीमा भी अपने कमरे में जाकर सो गई। चौथा दिन रीमा सोकर उठते ही ड्राइंग रूम में देखा राहुल बड़े जग से पानी पी रहा था। उसने ऑफिस के कपड़े पहन रखे थे। रीमा बाथरूम चली गई। बाथरूम का रास्ता किचन से होकर ही जाता है। उसने देखा कि किचन के प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक के थैले में कुछ रखा था। रीमा ने खोल कर देखा। थैले में समोसा और बड़ा पाव रखा था। उसको समझते देर नहीं लगा कि राहुल बाजार से लाया होगा। खुद खाकर उसके लिए रख दिया था। रीमा ने थैला उठाकर कचरे के डब्बे में डालते हुए अपने आप से कहा, कल मैंने चाय बनाया था तो जनाब ने हाथ भी नहीं लगाया, तो मैं क्यों इनकी मेहरबानी लूं। उसने ड्राइंग रूम में झांक कर देखा। राहुल जा चुका था। रीमा भी तैयार होकर ऑफिस के लिए घर से निकल रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर पानी से भरे जग पर पड़ी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर कुछ सोचकर जग में भरे पानी को सोफा पर उड़ेल कर पूरा सोफा भिंगा दिया और घर से निकल गई।
शाम को रीमा जब घर में प्रवेश किया तो देखा राहुल भीगे हुए सोफे को गुस्से में देख रहा है। उसने लगभग चीखते हुए रीमा से पूछा, यह पानी कैसे गिरा सोफा पर? रीमा इत्मीनान से अपने कमरे में जाते हुए बोली, मुझे क्या पता कौन जग से पानी पिया था, कहती हुई कमरे में प्रवेश कर गई। राहुल गुस्से में सोफा की ओर देखता रहा। रात काफ़ी हो गई थी। रीमा पलंग पर सोने जा रही थी। उसकी नज़र कुर्सी पर बैठे ऊँघते हुए राहुल पर पड़ी। उसने राहुल के पास जाकर कहा, रात भर यहाँ कुर्सी पर ही बैठे रहोगे क्या? कल ऑफिस नहीं जाना है? आकर पलंग पर सो जाओ। राहुल ने एक नज़र रीमा को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। रीमा बेडरूम में आकर पलंग के एक कोने में लेट गई। रीमा की आंख एक झटके से खुली। उसने मुड़कर देखा, राहुल पलंग की दूसरी तरफ मुंह फेरे सोया हुआ था। रीमा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने आंखें बंद कर ली। 5वां दिन राहुल अपने टेबल पर था। वह बार बार रीमा के खाली चेयर को देख रहा था। 11 बज गए थे। रीमा अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। उसने याद किया, घर से चलते वक्त उसने बेड पर रीमा को सोया देखा था। चूँकि उसके उठने में अभी समय था, इसलिए वह घर से निकल गया था। रीमा के ऑफिस नहीं पहुंचने के कारण राहुल परेशान हो रहा था। वह बार बार मोबाइल से रीमा को कॉल करना चाहता था, पर उसकी उंगलियां रुक जाती थी। अंत में उसे याद आया कि पड़ोस में रहने वाली आंटी का फ़ोन नंबर उसके पास सेव है। उसने आंटी को फ़ोन लगाकर अनुरोध किया कि वे एक बार घर जाकर देखा कि रीमा है या नहीं। आंटी ने राहुल के घर पर जाकर देखा। रीमा बुखार में तप रही थी। आंटी ने राहुल को फ़ोन करके बताया। राहुल ऑफिस से भागता हुआ आया। तब तक आंटी ने बाजार से दवा लाकर खिला दिया था। रीमा सो गई थी। राहुल ने आंटी को थैंक्स कहा। आंटी के जाने के बाद राहुल ने नींद में सोई रीमा के सर पर हाथ लगाकर बुखार देखा। सर ठंडा था। रीमा के माथे से हाथ हटाते ही रीमा की बंद पलकों में हरकत हुई, मगर खुली नहीं। सुबह में रीमा जागी तब राहुल बगल में ही सोया हुआ था। शायद रात भर रीमा की तबीयत की वजह से जागता रहा था। रीमा ने उसे जगाया नहीं कि तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर किचन में जाकर 2 ऑमलेट बनाया। फ्रिज से ब्रेड निकाला जो पिछले दिन राहुल लाया था। उसने 1 ऑमलेट और ब्रेड खाया। दूसरे प्लेट में राहुल के लिए ऑमलेट और ब्रेड निकालकर ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर रखकर ऑफिस के लिए निकल गई। राहुल तब भी सोया हुआ था। ऑफिस में बॉस को उसने बता दिया कि राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह आज नहीं आएगा। राहुल की आँख खुली तब 12 बज रहे थे। उसने ऑफिस में बॉस को सूचित करने के लिए फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाते ही बॉस ने पूछा, अभी कैसी तबीयत है राहुल? रीमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। राहुल ने कहा ठीक है और फ़ोन काट दिया। राहुल फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आया तो देखा सेंटर टेबल पर ऑमलेट और ब्रेड ढककर रखा हुआ है। रीमा के बनाए हुए नाश्ते को पहले तो इच्छा नहीं हुई खाने की, मगर थोड़ी देर के बाद जब जबरदस्त भूख लगी तो रहा नहीं गया। उसने खा लिया। राहुल को चिंता हो रही थी कि रात में इतनी तेज बुखार के बाद भी रीमा को ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। उसे चिंता होने लगी, मगर वह कुछ पूछ या कह पाने की स्थिति में नहीं था। 6ठा दिन रविवार। आज छुट्टी थी। राहुल और रीमा घर पर ही थे। 7 दिनों के बाद कोर्ट खुलता और दोनों की सहमति से तलाक की अपील कोर्ट में दाखिल करना था। आज 6ठा दिन और रविवार की छुट्टी भी थी। आज ही रीमा को अपना बैग पैक करना था। रीमा कमरे की अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में भर रही थी। राहुल बेचैनी से बार बार कमरे में झांककर देख रहा था। उसे रीमा की जिद पर गुस्सा और घबराहट भी हो रही थी। बैग भरते हुए रीमा भी दुखी लग रही, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था कि राहुल एक बार भी रोकने नहीं आया था। रीमा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। राहुल ड्राइंग रूम में बेचैन टहल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रीमा को कैसे रोके।
अंत में जब उससे नहीं रहा गया तो कमरे के अंदर जाकर रीमा से पूछा, अपनी दवाइयाँ, पासपोर्ट, मेडिकल के फाइल सब रख लिया है ना? रीमा को लगा था कि राहुल उसे रोकने के लिए आया है, मगर वह तो ये जानने के लिए अंदर आया था कि कहीं कुछ छूट गया तो मैं फिर से वापस न आ जाऊं। रीमा को बुरा लगा और गुस्सा भी आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बैग पैक करती रही। राहुल कमरे से बाहर निकल गया। 7वां दिन। रीमा बेड के बगल की साइड टेबल पर राहुल की शुगर बीपी की दवा रख रही थी। राहुल दरवाजे के बाहर बेचैन टहल रहा था। उसे मालूम था कि आज उनके साथ आखिरी दिन है। आज ही रीमा के साथ राहुल को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर तलाक का एग्रीमेंट जमा करना था। कोर्ट से ही रीमा अपनी सहेली के घर रहने चली जाएगी। रीमा अलमारी में पड़े राहुल के कपड़े तह करके रख रही थी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। राहुल की अलमारी ठीक करने के बाद रीमा किचन की सफाई करने लगी। वह जानती थी कि उसके जाने के बाद राहुल को खुद खाना बनाना पड़ेगा। उसे तो किचन में कौन सा सामान कहाँ है यह भी मालूम नहीं है। राहुल से अब बाहर रहा नहीं गया। वह किचन में आया। रीमा ने उसे देखा और बताने लगी, ऊपर वाले खाने में सारा मसाला रखा है, उसके नीचे दाल के डब्बे हैं, बगल वाले में रवा, घी, तेल आदि हैं, प्लेटफॉर्म के नीचे चावल और आटा के डब्बे हैं। रीमा सब बताती जा रही थी। राहुल उसे गौर से देख रहा था। रीमा ने आगे बात जारी रखी, तुम्हें तो ऑमलेट के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता, कैसे करोगे? एक काम करना, मैं बगल वाली आंटी को बोल कर जाऊंगी, उनके यहाँ जो काम वाली आती है उसे तुम्हारे लिए रख देगी। पैसा थोड़ा ज़्यादा लेगी मगर रख लेना, शरीर से बढ़कर पैसा थोड़े ही है, राहुल से कहा। उसने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, जब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, तुम जानती हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरे कपड़े धोना, आयरन करना, खाना बनाना सब तुम्हारे भरोसे है, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? रीमा की आंखें भर आई। उसने सिसकते हुए कहा, 7 दिनों में तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? कहते हुए राहुल से लिपटते हुए फूट फूट कर रोते हुए कहा, तुमने मुझे एक बार भी कहा होता तो यह 7 दिन 7 जन्मों के बराबर ना होता। राहुल ने उसे अपने सीने में जोर से जकड़ते हुए कहा, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, यह मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। और दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।